अमेरिका 36 खरब डॉलर के कर्ज में डूबा है। यह एक ऐसी विशाल राशि है जिसकी कल्पना करना लगभग असंभव है, पर यह अभी भी किसी न किसी पर बकाया धन है। लोग अक्सर चीन को सबसे बड़ा ऋणदाता बताते हैं और वास्तव में उनके पास इसका लगभग 750 अरब डॉलर मूल्य का हिस्सा है। लेकिन यहाँ मुख्य बात यह है, चीन भी अपने ही कर्ज में डूबा हुआ है, बल्कि 18 खरब डॉलर से अधिक, और यह सिलसिला जारी है। तो उनका कर्ज कौन संभाले हुए है? इसका एक बड़ा हिस्सा चीनी बैंकों के पास है, लेकिन वही बैंक अमेरिका का कर्ज भी रखते हैं, और अमेरिकी बैंक वे चीन, यूरोप और लगभग हर किसी का कर्ज संभाले हुए हैं। यदि यह भ्रमित करने वाला लगता है तो इसलिए क्योंकि यह है, जितना गहराई में जाओगे उतना ही सब कुछ उलझता चला जाता है। हर देश उधार ले रहा है, हर देश ऋण दे रहा है, और किसी तरह दुनिया अब 300 खरब डॉलर के कर्ज में है। यह वास्तविक वैश्विक अर्थव्यवस्था के आकार का 3 गुना है। लेकिन अगर दुनिया इतने ज्यादा कर्ज में है तो यह सब किस पर बकाया है? यह एक बहुत ही साधारण सवाल है, लेकिन इसका जवाब आश्चर्यजनक रूप से जटिल है। यह सिर्फ कोई अजीब लेखाचाल नहीं है, बल्कि एक संकेत है कि सतह के नीचे कुछ बहुत गहरी बात हो रही है। जवाब यह बताता है कि आधुनिक दुनिया स्थिरता पर नहीं बनी है, यह गति पर बनी है। उधार लेने, ऋण देने और पुनर्निवेश के एक कभी न खत्म होने वाले चक्र पर। यह वह कहानी है कि कैसे वैश्विक कर्ज आधुनिक दुनिया का इंजन बन गया। और अगर लोगों ने सचमुच उधार देना बंद कर दिया तो क्या होगा? कर्ज एक आधुनिक समस्या जैसा लग सकता है, बस सरकारी बही खाते में एक बड़ी डरावनी संख्या, लेकिन वास्तव में यह मानव इतिहास के सबसे पुराने विचारों में से एक है। बैंकों से बहुत पहले, सिक्कों या कागजी मुद्रा से बहुत पहले, कर्ज सिर्फ एक वादा हुआ करता था। कल्पना कीजिए कि आप अपने पड़ोसी को बसंत ऋतु में अनाज का एक बोरा उधार देते हैं। जब फसल आती तो वे आपको वापस कर देते, शायद धन्यवाद के रूप में थोड़ा अतिरिक्त देकर। कोई ब्याज दर नहीं, कोई जटिल अनुबंध नहीं, सिर्फ विश्वास। क्योंकि हजारों सालों से इंसान एक साधारण अवधारणा समझते थे, कभी कभी आपको कुछ तुरंत चाहिए होता है, लेकिन उसका भुगतान बाद में ही कर सकते हैं। कर्ज वास्तव में अपने मूल में बस यही है, आज की समस्या हल करने के लिए कल से उधार लेना। समय के साथ साधारण व्यक्तिगत ऋण कुछ बहुत बड़े में विकसित हो गए। राजाओं को महल चाहिए थे, साम्राज्यों को जहाज और तोपें चाहिए थी, लेकिन कोई एक ऋणदाता इतना बिल नहीं उठा सकता था। 1600 के दशक में इंग्लैंड के सामने बिल्कुल यही समस्या आई। राजा चार्ल्स द्वितीय डचों के साथ युद्ध की तैयारी कर रहा था, लेकिन खजाना खाली था और सामंतों ने उधार देने से इनकार कर दिया। तो उन्होंने कुछ नया करने की कोशिश की। उन्होंने जनता को कर्ज के टुकड़े बेचे। नकदी के बदले नागरिकों को ब्याज सहित चुकौती का एक लिखित वादा मिला, एक बॉन्ड। यह सरल था, लेकिन इसने सब कुछ बदल दिया। अब राज्य बिना कर बढ़ाए या अपने खजाने खाली किए बड़ी रकम जुटा सकते थे, और 20वीं सदी तक बॉन्ड वैश्विक हो गए। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध ने देशों को अभूतपूर्व पैमाने पर उधार लेने को प्रेरित किया, सिर्फ लड़ने के लिए ही नहीं बल्कि पुनर्निर्माण के लिए भी। फिर 1944 में ब्रेटन वुड्स समझौते ने अमेरिकी डॉलर को वैश्विक वित्तीय प्रणाली का केंद्र बना दिया। मुद्राएं डॉलर से जुड़ गईं। डॉलर सोने से जुड़ा था, लेकिन सोना सीमित था और अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ना था। जैसे जैसे अमेरिका ने खर्च बढ़ाया, प्रचलन में डॉलर की बाढ़ को समर्थन देने के लिए पर्याप्त सोना नहीं था। इसलिए 1971 में राष्ट्रपति निक्सन ने यह कड़ी तोड़ दी और स्वर्ण मानक समाप्त कर दिया। उस बिंदु से पैसा वह बन गया जिसे हम अब फिएट करेंसी कहते हैं, न सोने से समर्थित, न किसी भौतिक चीज से, सिर्फ सरकारी आदेश से। अब सरकारें मनमाने ढंग से पैसा बना सकती थी, और अगर यह अंतहीन उधार लेने की रेसिपी जैसा लगता है तो यह वास्तव में वैसा ही था। 1980 के दशक से वैश्विक कर्ज में विस्फोट हुआ। देशों ने पाया कि उधार लेना सिर्फ युद्धकाल में ही उपयोगी नहीं है, यह आर्थिक विकास को भी ईंधन दे सकता है, और इसलिए उन्होंने उधार लिया। स्कूल बनाने, सड़कें ठीक करने और यहाँ तक कि अर्थव्यवस्था को मंदी से बाहर निकालने के लिए कर्ज प्रगति का इंजन बन गया, पहले और तीसरी दुनिया के देशों के लिए समान रूप से। और समय के साथ यह अंतिम उपाय होना बंद हो गया और आदर्श बन गया। आज कर्ज से ही चीजें बनती हैं, संकटों का प्रबंधन होता है और वादे निभाए जाते हैं, और नतीजा वैश्विक कर्ज का एक पहाड़ जो अब 300 खरब डॉलर को छू रहा है। दुनिया भर में एक साल में बनने वाली हर चीज के कुल मूल्य से 3 गुना से अधिक। इसे परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए
$10 लाख के नोटों का ढेर 100 मीटर ऊंचा होगा, जो लगभग 30 मंजिला इमारत की ऊंचाई के बराबर है। $1 अरब 100 किमी तक पहुंच जाएगा। पृथ्वी के वायुमंडल को छूने के लिए पर्याप्त ऊंचाई, लेकिन $300 खरब चंद्रमा तक 50 बार आने जाने के लिए पर्याप्त है। हम जिस कर्ज की बात कर रहे हैं उसकी यही राशि है। तो अगर हर देश उधार ले रहा है तो वे किससे उधार ले रहे हैं? और अगर हर कोई पैसा बकाया रखता है तो भुगतान किसे मिल रहा है? जब हम राष्ट्रीय ऋण की बात करते हैं तो कुछ बड़ी शक्तिशाली रहस्यमय शक्ति की कल्पना करना आसान है, जो पर्दे के पीछे से तार खींच रही है और सारा पैसा अपने पास रखती है। लेकिन यह इस तरह काम नहीं करता, क्योंकि आधुनिक कर्ज सिर्फ सीधी रेखाओं में नहीं चलता जैसा हम आदी हैं, यह चक्रों में चलता है। इस अवधारणा को बेहतर ढंग से समझने के लिए आइए संयुक्त राज्य अमेरिका पर ध्यान केंद्रित करें, दुनिया का सबसे ज्यादा कर्ज में डूबा देश। आप सोच रहे होंगे कि उन्हें इतना पैसा कौन उधार दे सकता है, लेकिन यहाँ आश्चर्यजनक हिस्सा है। लगभग 70% कर्ज वास्तव में अमेरिकियों को ही बकाया है। तो अमेरिका खुद से ही उधार लेता है। यह इस तरह काम करता है। हम जानते हैं कि सरकारें बॉन्ड जारी करके और ब्याज सहित चुकाने का वादा करके पैसा उधार लेती हैं, ठीक उसी तरह जैसे आप बैंक से पैसा उधार लेते हैं। तो ये सरकारी बॉन्ड कौन खरीद रहा है? खैर, सबसे अधिक संभावना आप ही। जब आप बैंक में पैसा डालते हैं तो वह सिर्फ तिजोरी में नहीं पड़ा रहता। बैंक पैसे को काम पर लगाते हैं, उसे बढ़ाने की कोशिश करते हैं ताकि वे आपको कुछ ब्याज वापस दे सकें, जो वे उधार देकर, निवेश करके और निश्चित रूप से बॉन्ड खरीद कर करते हैं। अभी के रूप में अमेरिका में वाणिज्यिक बैंकों के पास लगभग $1.8 खरब मूल्य के अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड है, जो ब्राजील या कनाडा जैसे देशों की पूरी जीडीपी से 3 गुना है। बॉन्ड एक अविश्वसनीय रूप से लोकप्रिय निवेश हैं, क्योंकि वे अतिरिक्त नकदी पर ब्याज कमाने के सबसे सुरक्षित तरीकों में से एक हैं। शेयर बाजार के विपरीत वे हर दिन ऊपर नीचे नहीं होते। बेशक सरकार अर्थव्यवस्था को प्रबंधित करने में मदद के लिए ब्याज दर अभी भी बदल सकती है, और 1980 के दशक में जब सरकार ने उच्च मुद्रास्फीति को कम करने की कोशिश की तो यील्ड 15% से अधिक हो गई, और 2020 में कोविड रिकवरी के दौरान वे अधिक खर्च को प्रोत्साहित करने के लिए 1% से नीचे गिर गए। लेकिन जब भी आप एक बॉन्ड खरीदते हैं, दर तब तक तय रहती है जब तक आपको पूरी तरह से भुगतान नहीं मिल जाता। तो सरकार उसके बाद जो भी करती है वह आपकी समस्या नहीं है। आज एक 10 वर्षीय अमेरिकी सरकारी बॉन्ड आपको सालाना स्थिर 4.5% ब्याज देगा, जो लगभग शून्य जोखिम को देखते हुए बहुत अच्छा है। और यही एक बड़ा कारण है कि बॉन्ड और कर्ज इतने लोकप्रिय क्यों हैं। तो निश्चित रूप से सिर्फ बैंक ही बॉन्ड नहीं खरीदते हैं, यह कोई भी है जिसके पास बड़ी रकम है। पेंशन फंड, बीमा कंपनियां, निवेश फर्म, वे सभी यही करते हैं। बॉन्ड खरीदो और ब्याज कमाओ। 2024 में अमेरिकी पेंशन फंडों ने अपने सारे पैसे का 1/4 हिस्सा बॉन्ड में निवेश किया, और बीमा कंपनियों के लिए यह संख्या और भी अधिक थी। उनकी संपत्ति का 60% से अधिक बॉन्ड में रखा गया, जिसका इस्तेमाल जोखिम कम रखते हुए अपने फंड को बढ़ाने के एक विश्वसनीय तरीके के रूप में किया गया। यह एक प्रकार का छिपा हुआ नेटवर्क बनाता है जहां लोगों की बचत सरकार के लिए ऋण का पैसा बन जाती है। तो हालांकि यह अजीब लग सकता है कि अमेरिका खुद से उधार ले रहा है, यह वास्तव में सिर्फ पैसा देश के उन हिस्सों से बह रहा है जहां यह निष्क्रिय पड़ा है, उन हिस्सों में जहां इसकी जरूरत है और खर्च किया जा रहा है। जब सरकार अपने कर्ज पर ब्याज का भुगतान करती है तो वह पैसा सीधे ऋणदाताओं के हाथों में वापस बहता है, उन्हें और भी अधिक अतिरिक्त नकदी देता है। और वे इसके साथ क्या करते हैं? वे और बॉन्ड खरीदते हैं और अधिक ब्याज कमाते हैं। यह एक प्रकार का आत्मपुष्टिकरण लूप बन जाता है, जहां पैसा लगातार उसी प्रणाली से होकर गुजरता है, ऋणदाता से उधारकर्ता तक, फिर वापस ऋणदाता तक, और फिर बार बार उधारकर्ता तक जाता रहता है। और यही लूप देशों के बीच भी मौजूद है। अमेरिकी ऋण का लगभग 30% विदेशों में रखा गया है, क्योंकि अमेरिकी बैंकों या पेंशन फंडों की तरह ही विदेशी सरकारें और बैंक भी अपनी अतिरिक्त नकदी अमेरिकी बॉन्ड में लगाती हैं। और उसी तर्क का पालन करते हुए पैसा तब अंदर आता है जब हम उधार लेते हैं, बाहर जाता है जब हम लौटाते हैं, और दोहराता है। अब याद रखें, सिर्फ अमेरिका ही ऐसा नहीं कर रहा है, हर देश उधार ले रहा है और हर देश उधार दे रहा है। जापानी बचत डचों के लिए ऋण बन जाती है, डच बचत ब्राजीलियाई लोगों के लिए ऋण बन जाती है, और ब्राजीलियाई बचत
वह अंततः अमेरिकी बॉन्ड में वापस बह जाती है। दुनिया का कर्ज सिर्फ बकाया बिलों का एक ढेर नहीं है जो फटने का इंतजार कर रहा है। यह अधिक परस्पर जुड़े वृत्ताकार प्रणालियों के एक जाल जैसा है जहां पैसा बचतकर्ताओं से उधारकर्ताओं और वापस लूप में बहता है। सरकारें उधार लेती हैं, निवेशक उधार देते हैं और ब्याज भुगतान इस चक्र को चलाए रखते हैं। और जबकि इसमें से कुछ पैसा सीमाएं पार करता है, इसका अधिकांश वास्तव में प्रणाली को कभी नहीं छोड़ता। यह सिर्फ रूप बदलता है, हाथ बदलता है और चलता रहता है। तो अगर सरकार लगातार उधार लेती रहे और उसे सब खर्च कर दे तो वे भविष्य में अपना कर्ज कैसे चुकाएंगे? खैर, बात यह है, वे बस अपने पुराने कर्ज को चुकाने के लिए और अधिक कर्ज लेते हैं। और हालांकि यह लापरवाह लग सकता है, जो कि कुछ हद तक है, यह वास्तव में आधार है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था अब कैसे काम करती है। तो यह प्रणाली बस क्यों चलती रहती है? दुनिया बस उधार लेना क्यों नहीं रोक देती? क्योंकि अब हम एक ऐसे मोड़ पर हैं जहां हमारी अर्थव्यवस्था से लेकर हमारी राजनीति तक सब कुछ कर्ज के इर्द गिर्द बनी है। असहज सच्चाई यह है कि कर्ज विकास को ईंधन देता है। जब सरकार उधार लेती है और खर्च करती है तो पैसा अर्थव्यवस्था में प्रवाहित होता है, व्यवसाय अधिक कमाते हैं, श्रमिकों को भुगतान मिलता है और इसलिए वे अधिक खर्च करते हैं। यह एक प्रतिपुष्टि लूप बन जाता है जो अर्थव्यवस्था का विस्तार करता रहता है ताकि हर कोई बेहतर स्थिति में हो सके। चीन में सरकार के सारे खर्च का 19% कर्ज से आता है, जिसका मतलब है कि उनके हर 5 युआन खर्च में से एक वास्तव में उधार लिया हुआ है। और यह आंकड़ा अमेरिका में और भी अधिक है, लगभग हर $4 में से एक। यह वही राशि है जो वह शिक्षा और कल्याण दोनों पर मिलाकर खर्च करती है। अगर सरकार अचानक उधार लेना बंद कर दे तो उसे कम खर्च करना होगा और अर्थव्यवस्था में पैसा आना बंद हो जाएगा। व्यवसाय कम कमाते हैं, श्रमिक अपनी नौकरी खो देते हैं और इसलिए वे खर्च करना बंद कर देते हैं। वही लूप जो अर्थव्यवस्था को बढ़ाता है, उलट जाता है और सभी को बदतर स्थिति में छोड़ देता है। उदाहरण के लिए ग्रीस को लें। जब 2008 का वित्तीय संकट आया तो निवेशक घबरा गए और अचानक ग्रीक बॉन्ड खरीदना बंद कर दिया क्योंकि वे बहुत जोखिम भरे लग रहे थे। ग्रीस उधार लेने में असमर्थ रह गया और जल्दी ही खर्च करने के लिए पैसे से बाहर हो गया। 4 में से एक सार्वजनिक कर्मचारी को निकाल दिया गया, मजदूरी 30% गिर गई और अगले कुछ वर्षों में उनकी जीडीपी 25% तक सिकुड़ गई। राजनेता इसे जानते हैं और लोग भी। हर कोई चाहता है कि सरकार खर्च करती रहे ताकि अर्थव्यवस्था बढ़ती रहे और इसलिए कोई भी कठोरता का वादा करके चुनाव नहीं जीतता। खर्च जारी रहता है और उधार लेना अनिवार्य हो जाता है। लेकिन यह सिर्फ विकास के बारे में नहीं है, कभी कभी यह अस्तित्व के बारे में है। जब कोई आर्थिक संकट आता है, जैसे 2020 में कोविड, लोग खर्च करना बंद कर देते हैं और अर्थव्यवस्था बंद हो जाती है। इससे बाहर निकलने का एकमात्र तरीका यह है कि सरकार कदम रखे और उस खर्च को कवर करे जो लोग करने को तैयार नहीं हैं। एक संकट में जब लोग अपने कर नहीं दे रहे होते हैं, उन्हें उधार लेना पड़ता है। 2020 में अमेरिकी सरकार ने एक साल में $3.8 खरब का आश्चर्यजनक ऋण लिया, जो उनकी पूरी अर्थव्यवस्था का लगभग 20% था। और चीन, यूरोप और हर दूसरी अर्थव्यवस्था ने भी ऐसा ही किया। यह एक विकल्प नहीं, बल्कि एक आवश्यकता थी। अब याद रखें, जब आप पैसा उधार लेते हैं तो उसे भविष्य में वापस करना होगा। और अगर एक सरकार पहले से ही अर्थव्यवस्था को चलाए रखने के लिए जो कुछ भी वसूलती है उसे खर्च कर रही है, तो पुराने कर्ज को चुकाने के लिए पैसा कहां से आएगा? जवाब सरल है, जो उन्होंने उधार लिया है उसे चुकाने के लिए वे फिर से उधार लेते हैं और यह कर्ज सिस्टम से कभी नहीं निकलता। जर्मनी और स्विट्जरलैंड जैसे अधिक धनी देशों में इसे एक बड़ी समस्या के रूप में नहीं देखा जाता है। उनके बॉन्ड सुरक्षित माने जाते हैं, इसलिए वे कम ब्याज दरों पर उधार लेते रह सकते हैं, जिससे कर्ज को चक्र में ले जाना आसान हो जाता है। लेकिन विकासशील राष्ट्रों के लिए यह एक अलग कहानी है। उच्च उधार लागत हर रोल ओवर को अधिक महंगा बना देती है और समय के साथ कर्ज खुद को ही खाने लगता है। श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे देश खुद को एक ऋण जाल में पाते हैं, जहां उन्हें पुराने ऋणों पर ब्याज भुगतान को पूरा करने के लिए बस उधार लेते रहने के लिए मजबूर किया जाता है। तो जब अमेरिका में लोग पूछते हैं, हम बस उधार लेना क्यों नहीं रोक सकते, सच्चाई यह है कि हम नहीं रोक सकते। वही कर्ज जो हमें दबाता है, वास्तव में वे स्तंभ हैं जिन पर पूरी अर्थव्यवस्था खड़ी थी। और यह एक असहज सवाल खड़ा करता है,
क्या यह वास्तव में इसी तरह हमेशा चल सकता है? क्योंकि चाहे यह चक्र कितना भी सुचारू क्यों न लगे, सतह के नीचे जोखिम बन रहे हैं। वे जोखिम जिनके बारे में सरकार बात करने से बचती है और जिनका सामना कोई भी वास्तव में नहीं करना चाहता। जैसे जैसे सरकार उधार लेती रहती है, कर्ज बढ़ता है और ब्याज भुगतान भी। समय के साथ बजट का एक बड़ा और बड़ा हिस्सा पुराने ऋणों को चुकाने की ओर चला जाता है, न कि नए स्कूलों, अस्पतालों या बुनियादी ढांचे को निधि देने में। जीडीपी के अनुपात में 100% के करीब कर्ज होना अब सामान्य माना जाता है, जबकि कुछ दशक पहले यह विनाशकारी होता। यह कोई समस्या नहीं है जब उधार लेना सस्ता है और ऋणदाता आश्वस्त हैं, लेकिन जोखिम के साथ यह सब बदल जाता है। अगर निवेशक उधार देना बंद कर देते हैं तो उधार लेने की लागत अचानक बढ़ जाती है। सरकारें इससे निपटने के लिए एक तरीका और पैसा छापने की कोशिश करती हैं। यह एक आसान समाधान जैसा लग सकता है, लेकिन इसके साथ एक बड़ी कमी आती है। जब सिस्टम में अधिक पैसा आता है तो यह प्रत्येक इकाई के मूल्य को कम कर देता है और नतीजा मुद्रास्फीति है। कीमतें बढ़ती हैं, बचत सिकुड़ती है और लोग गरीब महसूस करने लगते हैं। चरम मामलों में यह नियंत्रण से बाहर हो सकता है। वेनेजुएला में 2010 के दशक के अंत में सरकार ने अपने कर्जों को कवर करने के लिए इतना पैसा छापा कि माल की कीमत हर कुछ हफ्तों में दोगुनी हो गई। एक रोटी जिसकी कीमत 10 बोलीवर हुआ करती थी, अचानक लाखों में पहुंच गई। मुद्रा लगभग बेकार हो गई और आम लोगों ने अपनी जीवन भर की बचत रातों रात गायब होते देखी। जबकि अधिकांश देश ऐसे चरम मामलों का सामना नहीं करते हैं। यहाँ तक कि मध्यम मुद्रास्फीति भी उनकी मुद्रा को कम मूल्यवान बनाकर बड़ी समस्याएं पैदा कर सकती है। कई विकासशील देशों के लिए जोखिम और भी बड़े हैं, क्योंकि वे अक्सर सुरक्षा के लिए अमेरिकी डॉलर जैसी विदेशी मुद्राओं में उधार लेते हैं, जिसका मतलब है कि अगर उनकी अपनी मुद्रा कमजोर होती है तो स्थानीय स्तर पर कर्ज चुकाना अचानक अधिक महंगा हो जाता है। और जैसे जैसे यह बोझ बढ़ता है, ऋणदाता किसी देश की चुकौती क्षमता पर संदेह करने लग सकते हैं और मूड बदलने में ज्यादा समय नहीं लगता। अचानक निवेशक जोखिम की क्षतिपूर्ति के लिए उच्च ब्याज दरों की मांग करते हैं, और जब सरकारें पर्याप्त उधार नहीं ले पाती तो वे अपना पुराना कर्ज कैसे चुकाएंगी? क्या वे खर्च काटेंगी, कर बढ़ाएंगी और पैसा छापेंगी? इनमें से कोई भी विकल्प आसान नहीं है और वे सभी गंभीर परिणाम लेकर आते हैं। और यहाँ तक कि अगर वे इससे गुजरती भी हैं तो कोई गारंटी नहीं है कि वे अंततः पर्याप्त पैसा भी कमा पाएंगी। अगर किसी देश को पैसा नहीं मिलता और बिल एक साथ तय हो जाते हैं तो देश के पास विकल्प खत्म हो जाते हैं। तब वे डिफ़ॉल्ट करते हैं। डिफ़ॉल्ट तब होता है जब कोई देश बस कहता है हम भुगतान नहीं कर सकते। यह आपके गिरवे रखे घर को खोने के समान है, सिवाय इसके कि यह सिर्फ आपके घर का जोखिम नहीं है बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था का है। और सबसे बुरी बात, सरकार बस उधार लेकर इससे बाहर नहीं निकल सकती, क्योंकि कोई भी डिफ़ॉल्टर को उधार देना नहीं चाहता। लेकिन जब कोई प्रणाली नाजुक और कर्ज पर निर्भर हो जाती है तो लोग कुछ वास्तविक की तलाश करने लगते हैं, और यह वही है जो हम अभी देख रहे हैं। 2025 में रिकॉर्ड रकम सोने में बह रही है, और अच्छे कारण से। सोना इस साल अकेले ही लगभग 28% ऊपर है, जबकि डॉलर लगभग 9% नीचे है और 3 साल के निचले स्तर पर कारोबार कर रहा है। चांदी अभी अभी 30 साल के उच्च स्तर पर पहुंची है, और माइनिंग स्टॉक्स GDXJ इंडेक्स लगभग 45% ऊपर है। एक चौंका देने वाली चाल। यहाँ तक कि दुनिया के सबसे बड़े बैंक भी अब साहसिक पूर्वानुमान लगा रहे हैं। JP मॉर्गन मध्य 2026 तक सोने को $4,000 तक पहुंचता देखता है, और इसे गोल्डमैन सैक्स और बैंक ऑफ अमेरिका द्वारा समर्थन दिया जा रहा है। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एक कमेंट छोड़ें, और अगर वीडियो पसंद आए तो यहाँ दिए गए QR कोड के जरिए मुझे एक कॉफ़ी खरीदने पर विचार करें।